जो भूमि लगान के लिए अंग्रेजों ने जो भारत में व्यवस्थाएं की, उनमें से एक थी स्थायी बंदोबस्त। इसके आगे हम रियतवाड़ी व्यवस्था, आपके महलवाड़ी व्यवस्था, इनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बंगाल में जो अंग्रेजों ने शुरू किया वो था स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में जब हम डिटेल से देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक औपनिवेशिक भारत का कृषि व्यवस्था संबंधी अध्ययन मात्र अंग्रेजों की नीतियों तक ही सीमित था, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इन नीतियों से संबद्ध विचारधारा को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाने लगा। स्थायी बंदोबस्त की उत्पत्ति के विषय में रंजीत गुहा ने अपनी पुस्तक द रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में कहा है कि बंगाल में प्रचलित वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा तथा फ्रांस में फिजियोक्रेटिक या प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा के संगम में ही इस स्थायी व्यवस्था जो बंदोबस्त किया था, इसके मूल देखे जा सकते हैं, जो निजी संपत्ति के सिद्धांत पर जोर देते थे। फ्रेंच विचारधारा में अच्छे और स्थिर समाज का आधार संपत्ति की सुरक्षा में देखा गया। यदि संपत्ति का अधिकार भूमि के स्वामियों के पास सुरक्षित कर दिया जाए तो संपूर्ण कृषि व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। फिजियोक्रेटिक विचारधारा में कृषि को धन का स्रोत माना गया तथा व्यापार कृषि उत्पादन का मात्र निकास, इसलिए कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त को आवश्यक समझा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें भी जमींदारों द्वारा लगान पत्र करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। 1786 में जब कॉर्नवालिस की गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई, उस समय तक भूमि बंदोबस्त के अनेक प्रयोग किए जा चुके थे। अधिकारी वर्ग में तथा सरकार में दीर्घकालीन लगान नीति के पक्ष में विचार प्रस्तुत किए जा चुके थे। कॉर्नवालिस स्वयं जानता था कि कृषि ही बंगाल में धन का स्रोत है, वाणिज्य नहीं। वाणिज्य का विस्तार कृषि क्षेत्र की समृद्धि पर ही निर्भर करता है, इसीलिए उसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वह यह भी जानता था कि इंग्लैंड के औद्योगिक विस्तार में भारतीय कृषि बहुत मदद कर सकती है। ये बात हम सब भी जानते हैं कि जब भूमि की उपज होगी, जब हम गेहूँ, बाजरा, फ्रूट, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स वगैरह उगाएंगे तभी व्यापार कर पाएंगे। जब हमारी कृषि मजबूत होगी तभी हमारा व्यापार वाणिज्य मजबूत होगा। तो कॉर्नवालिस भी इस बात को भली भांति जानता था। उस समय जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो औद्योगिक क्रांति में उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता थी उसको कृषि के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था, इसलिए वो भारतीय कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहता था। भूमि लगान की अवधि के प्रश्न पर अनेक विचार थे, परंतु बहुमत इस पक्ष में था कि उसे लंबी अवधि के लिए किया जाना चाहिए। लगान की अवधि पर तो कुछ सहमति थी, परंतु इस बात पर गहरा मतभेद था कि यह समझौता किससे किया जाए। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाए, इस बात पर सर जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट के मत एक दूसरे से भिन्न नहीं थे। जेम्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार उसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है, अतः सरकार को सीधे किसानों से समझौता करना चाहिए। किंतु कॉर्नवालिस जॉन शोर के सुझाव से सहमत नहीं था। उसे इस बात का एहसास था कि कंपनी के अधिकारियों के पास न तो क्षमता थी न ही प्रशासनिक अनुभव, जिससे वे किसानों के साथ सीधे भूमि बंदोबस्त या लगान का बंदोबस्त कर सके। अतः कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ ही नई भूमिकर व्यवस्था स्थापित करने की सोची। आप ये सब जानते हैं कि 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध 1764 के बाद, उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके साथ ही भारतीयों ने जो शासन था बंगाल का वो अपने हाथ में लिया था और स्थायी बंदोबस्त ने 1793 में किया, अर्थात बहुत कम टाइम मिला था। तो इस समय अंग्रेजों के पास ना तो इतने संसाधन थे कि वो हर किसान से भूमि एकत्र कर सके, ना ही उनके पास इतने जो अंग्रेज अधिकारी थे ताकि वो किसानों से सीधे अपना कार्य करवा सके। अतः उन्होंने जमींदारों को ही बिचौलिए बनाने की कोशिश की। कॉर्नवालिस ने भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया। वार्षिक लगान तय करने के स्थान पर 1790 से 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, अर्थात
एक बार में 10 वर्ष तक का जो लगान था वो निश्चित कर दिया जाता था। यही व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई और इसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। अर्थात 1793 में इसको हमेशा के लागू कर दिया गया और इसको एक नाम क्या कहा गया है, इस्तमरारी। लगान की दर जमींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। भूमि के अनुमानित लगान से, जो लगभग 4.25 करोड़ था, 89% सरकार के लिए और 11% जमींदारों के लिए रखा गया। जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार छीने नहीं जा सकते थे। इस सीमा के अंदर उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया, किंतु लगान का कुछ भी भाग अदा न होने पर जमींदारों से लगान का अधिकार छीना जा सकता था। इस विषय में 1793 के विनियम 14 के द्वारा लगान वसूल करने के लिए सरकार को जमींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी था। 1794 में संशोधन के बाद जो नए कानून बनाए गए, उन्हें सूर्यास्त कानून कहा गया। इनके द्वारा ये घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया, तो जमींदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अर्थात इस अस्थायी बंदोबस्त में ये सब व्यवस्थाएं की गई थी। अब हम बात करेंगे इस व्यवस्था के क्या गुण थे। पहला, वित्तीय दृष्टि से इसका प्रमुख लाभ ये था कि वर्षा कम या अधिक पड़ने से राज्य की आय घटती बढ़ती नहीं थी, क्योंकि 10 वर्ष के लिए ये क्या कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी। सरकारी आय इस व्यवस्था से सदा के लिए निश्चित कर दी गई। निश्चित आय के कारण आर्थिक योजना बनाने में सुविधा हो गई। अर्थात सरकार को पता रहता था कि उसके पास वार्षिक कर कितना एकत्र होने वाला है। इस प्रकार वो अपनी इसी दृष्टि क्या ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक योजनाएं बना सकती थी। स्थायी बंदोबस्त हो जाने से इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी कार्य करने के लिए मुक्त हो गई। अर्थात अब ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि एक बार में उस चीज़ को माप लिया गया था, वो व्यक्ति दूसरा कार्य कर सकते थे। समकालीन विचारकों का विश्वास था कि इस संबंध में कृषि प्रयोग, उर्वरक का इस्तेमाल तथा फसल बदन के तरीकों का अपनाने का मौका मिलेगा और स्थायी बंदोबस्त भूमि के अधिकतम उपयोग के अवसर प्रदान करेगा, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। अगला जो लाभ हम देखते हैं वो है कि राजनीतिक रूप से जमींदार वर्ग ने कंपनी के हितों को सुरक्षित करने में जो मदद की, 1857 के अनुभव से साबित होता है। यह वर्ग कंपनी प्रशासन का क्या बन गया, शुभचिंतक बन गया। जमींदारों को इस व्यवस्था से अधिकतम लाभ पहुंचा, क्योंकि उनका भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। उनके पास धन संचित होने लगा, जिसे कुछ नए व्यापार में लगाया गया। एक जो महत्वपूर्ण परिणाम आया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्थायी बंदोबस्त के बारे में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि यदि जबरदस्त विद्रोह हो या क्रांति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की जरूरत है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई मामलों और महत्वपूर्ण मामलों में सफल होने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त का कम से कम एक बड़ा फायदा ये है कि धनी स्वामियों का एक ऐसा विशाल संगठन खड़ा किया गया, जो तहे दिल से चाहता था कि अंग्रेजी राज बना रहे और जनता पर दबाव बना रहे। अर्थात हम कह सकते हैं इसके गुणों को देखते हुए कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो था जमींदारों को फ़ायदा हुआ। और किसको फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ों को। जमींदार के रूप में अंग्रेज़ों को एक पिट्ठू मिल गए या शुभचिंतक मिल गए, जो कभी भी उनका विरोध नहीं करते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी राज बना रहे और उनका ये जो जमींदारी व्यवस्था थी ये बनी रहे, क्योंकि किसानों के ऊपर जो दबदबा था वो किसका था, जमींदारों का था। अंग्रेज़ तो मात्र जो उनके पास जो कर संग्रह आता था उसके लिए पाबंद थे। अगर जमींदार अब किसी भी तरीके से शोषण करके किसान का ऋण लाता था तो भी उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष की। पहले हम बात करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त उत्पीड़न और शोषण का साधन बन गया। इस अवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। दूसरा देखेंगे कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त अपनाया गया था, उस समय भूमि का नाप ठीक से नहीं किया गया और लगान की दर जल्दबाजी में तय की गई। जमींदारी की
परंपरागत संस्था को भी इस बंदोबस्त से हानि पहुंची। यह संस्था अपनी पुरानी और आवश्यक विशेषताओं से वंचित हो गई, जिसमें वह न तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, न ही झगड़े से निपटाने और गांव वालों के संरक्षण का उस पर भार था। हम देखते हैं कि इसकी जब भारत में अंग्रेज नहीं शासन नहीं था, उसके पहले भी अंग्रेज और जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जमींदार उस कृषक के शुभ चिंतक भी होते थे, गांव के वो मुखिया होते थे। अगर गांव पे कोई विपत्ति आती थी, उसकी जिम्मेदारी जमींदारों पे होती थी। वो हर चीज़ को अच्छे से देखते थे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उन पे नहीं रही। अब उनका जो नया जमींदार वर्ग जो उभर के सामने आया, वो सिर्फ अपने लाभ को देखता था। अब जो जमींदार थे वो देहाती समाज में एक मिलाने वाला तत्व नहीं था। उसके कार्य केवल इतनी थी कि वे किसानों से अपनी मांग वसूल करें और सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व का भुगतान करें। अब गांव वाले उसे अपना कल्याणकारी नहीं मानते थे। परंपरावादी विचारधारा के इतिहासकारों का कथन है कि नीति के कृषि समाज पर घातक परिणाम हुए। उनका विचार है कि बहुत अधिक भूमि कर एवं भूमि कर की अदायगी नकद में किए जाने पर जोर, कठोर नियम बनाए जाना, किसानों के हित को नज़रअंदाज करना, जमींदारों को संपत्ति सौंप कर उन्हें परजीवी वर्ग में परिवर्तित करना, यह सभी बातें ग्रामीण समाज को बदलने के लिए जिम्मेदार थीं। रामकृष्ण मुखर्जी ने यह कहा है कि अंग्रेजों के अधीन भारतीय ग्रामीण समाज 3 प्रमुख वर्गों में बंट गया। पहला जमींदार, दूसरा आत्मनिर्भर रैयत या किसान और तीसरा कृषक मजदूर। यह 3 वर्गीय सामाजिक ढांचा हमें अंग्रेजों से पहले देखने में नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य दोष था, वो था कि नए भूमि बंदोबस्त ने बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण किया। बहुत अधिक लगान निर्धारण किए जाने से पुराने जमींदार भूमि से वंचित हो गए और किसान कर्ज में डूबने लगे और अपने जमीन खोते चले गए। बिचौलियों का भूमि संबंध में प्रवेश हुआ, जिससे उपसामंतीकरण को बढ़ावा मिला। उनके द्वारा शोषण बढ़ता गया। अधिकांश भूमि नए जमींदारों के हाथ में आ गई, जो अधिकतर व्यापारी या बनिया थे, जिनका गांव से कोई लगाव नहीं था। यह दूरवर्ती शोषणकर्ता बन गए। इस व्यवस्था में कृषकों के लिए भूमि का निर्धारण के साथ किसानों को पट्टे देने की घोषणा भी की गई थी, किंतु उसे ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता था। जमींदार अधिकतर कृषकों को पट्टे नहीं देते थे तथा कई बार लगान वसूल कर लेते थे। अशिक्षित होने के कारण कृषकों की लगान की दर मालूम नहीं थी, जिसका लाभ जमींदार और कारिंदे उठाते थे। एक महत्वपूर्ण दोष ये था कि स्थायी बंदोबस्त के विषय में एक धारणा ये भी है कि इससे कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण आया, क्योंकि नगद लगान पर जोर दिया जाने लगा था। इसके फलस्वरूप कृषि व्यवस्था का परंपरागत रूप तेजी से बदलने लगा, क्योंकि नगद लगान तथा बाजार का दबाव किसानों पर पड़ने लगा, जिससे कृषि संबंध बदलने लगे। यह भी सच है कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय ये बात सोची जा रही थी कि जमींदार वर्ग को भूमि का स्वामित्व अपने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और ये बाजार प्रेरित अवस्था में परिवर्तित होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नकद फसल का उत्पादन बढ़ा, किंतु इसमें भी कोई नई बात नहीं है। कई शताब्दियों से भारत में रेशम, कपास, तेल, सुपारी, मसाले, तंबाकू, अफीम इत्यादि का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार रजत और रत्ना रे ये मानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त ऊपरी सतह पर तो कुछ परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, किंतु कृषि समाज की निम्न सतह को परिवर्तित नहीं कर सका और इसमें निरंतरता के तत्व दिखाई देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब स्थायी बंदोबस्त के गुण अवगुण दोनों का अध्ययन करते हैं कि यह इस स्थायी बंदोबस्त में फ़ायदा सिर्फ अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि उनको भूमि कर की एक निश्चित मात्रा पता चल गई थी। उनको हर वर्ष उसका अलग से माप नहीं करनी पड़ती थी, और दूसरा उनको कितना पूरे साल भर में कितना उनको कर मिलेगा उसका निर्धारण उनका हो चुका था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसान वर्ग की, भारतीय जनता की, तो हम देखते हैं कि उसका और अधिक मात्रा में क्या होने लग गया, शोषण होने लग गया। क्योंकि एक तो लगान की दर बहुत अधिक थी और दूसरा जो किसान उसको चुका नहीं पाता था। ऋण चुकाने के लिए, जो कर चुकाने के लिए जो किसान था वो जमींदारों से ऋण लेता था और ऋण के ब्याज में डूबता चला जाता था और बाद में जमींदार उसकी भूमि हड़प लेते थे। इसलिए जो किसान थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो कृषक मजदूर बनने में परिवर्तित हो गए
और बहुत अधिक भूखमरी फैल गई। और जब अकाल पड़ता था, जब वर्षा कम होती थी, तो उस समय मौतें बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा होती थी। अर्थात धीरे धीरे जो किसान वर्ग था वो गरीब होता चला गया, वो अकाल मृत्यु को हो गया। इसलिए स्थायी बंदोबस्त भारतीय किसानों के लिए अहितकारी साबित हुआ। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।